तो दोस्तों दो दो आईपीओ की अनाउंसमेंट एक साथ हुई है, बट एक ये अच्छी बात है कि दोनों की डेट्स अलग अलग है, जिनमें से एक आईपीओ का रिव्यू मैं कर चुका हूं, सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का। अब जो दूसरा आईपीओ जो कि 5 जून से लेकर 9 जून के बीच में ओपन रहेगा, हेक्सागन न्यूट्रिशंस का आईपीओ, तो उसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, जानेंगे कंपनी की डिटेल्स, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी महंगी है, सस्ती है, कंपनी लॉस के अंदर है या प्रॉफिट के अंदर है, और आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे। अंत में जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें एक एक पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के साइड में अगर आप स्लाइड करेंगे तो हाइप होगा, हाइप बटन, उसमें पॉइंट देना होता है, तो आप पॉइंट भी दे सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा वीडियो चलता है, हमको भी हेल्प मिलती है, और दोस्तों के साथ भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर, एक एक पॉइंट, बट बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प जरूर हो जाएगी, तो थोड़ा आराम से देखिएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर जानते हैं, ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा होता है, मतलब ग्रे मार्केट ऐसा मार्केट है, मतलब ये ऑफलाइन मार्केट होता है, लीगल नहीं होता है, जहां पर लोग प्रीमियम कितना देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो जीएमपी बता रही है ₹0, मतलब कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हमें दिखने को मिले, तो सिर्फ जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है, तो बाकी एनालिसिस भी कर लेते हैं कि कंपनी वाकई में लायक है या नहीं। तो अब इसकी कंपनी की डिटेल्स जान लेते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए कंपनी क्या काम करती है। जो खाना होता है, हम जो खाना वगैरह खाते हैं, या फूड प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, या एनर्जी ड्रिंक्स होती है, या जो हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो विटामिन जो होते हैं, या मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनको पूरा करने का काम करती है। अब ये कैसे करती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप ये प्रोडक्ट्स देखते होंगे, ऐड वगैरह भी देखते होंगे, कोई दूध है, कोई मिल्क प्रोडक्ट है, कोई एनर्जी ड्रिंक है, कोई रिफाइंड ऑयल है, या कोई भी और प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या लिखा होता है, ये इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, इसमें ये वाला मिनरल है, वो मिनरल है। तो ये मिनरल कहाँ से आते हैं? तो ये कंपनी जो इस जैसी हेक्सागन न्यूट्रिशन जैसी कंपनी क्या है, उनको सप्लाई करती है डायरेक्ट। तो इसको कस्टमाइज प्री मिक्स फॉर्मुलेशंस बोलते हैं, जो ये सीधे कंपनी एफएमसीजी जो कंपनी होती है उनको सप्लाई करती है। वो क्या है कि उस प्रोडक्ट के अंदर मिक्स करते हैं, मतलब जो भी विटामिन ए, बी, जो भी ये आपको ऐड के अंदर दिखते होंगे, वो चीज़ें मिक्स करते हैं, फिर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। दूसरा, ये चीज़ें कंपनी खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। जैसे एक पेंटा श्योर आता है, एक कंप्लीट मिनरल ड्रिंक होती है पूरी। एक ओबेसिगो आता है वेट मैनेजमेंट के लिए। फिर एक पैडिया गोल्ड आता है बच्चों के लिए। तो ये इस कंपनी के ही प्रोडक्ट हैं, खुद के प्रोडक्ट भी सेल करती है। फिर आता है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशंस, मतलब ये जो कुपोषण वाली जो चीज़ें होती है, उसके अंदर कुपोषण किसी को भी होता है, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट वगैरह हमें देना पड़ता है, या जो मिनरल्स विटामिन लगते हैं, तो वो चीज़ें भी ये मैन्युफैक्चर करती है। अब एक और चीज़ और आसानी से समझा देता हूँ। जैसे ये आप हेल्थ प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, जैसे जिम वगैरह जाते हैं तो आप प्रोटीन पाउडर है और भी पाउडर्स वगैरह यूज़ करते होंगे, तो ये इस तरह के पाउडर्स क्या कहलाते हैं? ये न्यूट्रिशंस पाउडर ही कहलाते हैं। मतलब आपकी जो अंदर न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, विटामिन, इनकी मिनरल्स की कमी होती है, वो उस पाउडर के अंदर होता है, जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है उस हिसाब से कंज्यूम करते हैं। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। सिंपल भाषा में आपको मैंने समझा दिया, तो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। और 1993 को ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब हम मान के चले 30 साल से ऊपर हो गए हैं कंपनी को। प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो जो प्री मिक्स फॉर्मुलेशंस होते हैं, मतलब जो एफएमसीजी कंपनी को सप्लाई करती है डायरेक्ट, वहां से लगभग 47% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और खुद की जो प्रोडक्ट बेचती है ब्रांडेड न्यूट्रिशंस, वहां से लगभग 28% का रेवेन्यू, और थेराप्यूटिक न्यूट्रिशंस वहां से लगभग 23% का रेवेन्यू। बाकी अदर प्रोडक्ट से 1% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी जो एक्सपोर्ट इनकम है विदेशों के अंदर, 75 से ज़्यादा देशों के अंदर ये सप्लाई करती है, 55% का रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। बाकी इंडिया से 45% का रेवेन्यू। बाकी मार्केट शेयर की बात करें तो मतलब देखा जाए तो ज़्यादा तो बड़ी कंपनी नहीं है, ये छोटी कंपनी है, बट एक अच्छा इसका नाम है हेक्सागन का भी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है, डिमांडिंग है, और अभी की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी डिमांड के अंदर भी है। तो ये कंपनी की डिटेल्स तो यहाँ तक तो अच्छी बात है। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक और 31 दिसंबर 2025 तक दिए गए हैं, बट हम दिसंबर का ज़्यादा देखेंगे नहीं, सिर्फ अभी जो पूरा ईयर का है 2025 तक देखेंगे, ताकि थोड़ा इजीली हमें समझ में आ रहे। तो अगर एसेट्स देखिए तो एसेट्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इनका है कि आरएचपी में इन्होंने मेंशन किया इन्वेंट्री में कमी हो गई थी, बैंक बैलेंस के अंदर कमी हो गई थी, उसके कारण ये एसेट्स जो है हमें कम देखने को मिले हैं।
तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, एसेट्स कम नहीं होने चाहिए। रेवेन्यू के अंदर साल दर साल शानदार ग्रोथ है, और प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन्स निकाले तो 2023 के अंदर लगभग 2% के आसपास, 2024 के अंदर लगभग 4% के आसपास, और 2025 के अंदर लगभग 7.35% के आसपास। मतलब हर साल मार्जिन्स के अंदर ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी बात है। नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स भी बढ़े हैं, इसके हाथ में 209 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। बोरोइंग्स ओवरऑल कम हुई है, बट पिछले अगर साल से तुलना करें तो लगभग थोड़ी बड़ी है। बोरोइंग्स 39 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.18 का निकल कर आता है। मतलब डेट काफ़ी हद तक कंट्रोल के अंदर है, डेट ज़्यादा बर्डन नहीं है इस पर, और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट वगैरह पे नहीं करी, क्योंकि पूरा ओएफएस है। ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट ज़्यादा नहीं है। फिर आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है 10%, जो कि थोड़ी सी कम है, ओसी 17%, जो कि ठीक है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, महंगी है या सस्ती है। तो देखा जाए जो इसके पीयर्स हैं, जायडस वेलनेस है, नेस्ले, इस तरह की वेलनेस जो कंपनियां हैं, न्यूट्रिशन वाली कंपनियां, वो इसकी कंपिटिटर है। तो ये उनसे काफ़ी छोटी है रेवेन्यू के मामले में, और मार्केट कैप के मामले में बहुत छोटी कंपनी है। इसका पी 25.7 के बीच में निकल कर आता है। अदर्स का है 46 के लेकर 89 के बीच में। तो पी वाइज देखा जाए तो ठीक है वैल्यूएशंस। इसका प्राइस टू बुक 2.8 का निकल कर आता है। अदर्स का है 9 से लेकर 94 के बीच में, मतलब 94 रुपीज़ की, मतलब 94 के बीच में। तो पी वाइज और प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस फेयर नजर आती है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये हो गया इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल, फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी नजर आ रही है कंपनी। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 5 से लेकर 9 जून के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट है 12 जून को। फेस वैल्यू 1 रुपये पर आ रहा है। ये प्राइस बैंड 42 से 45 रुपीज़ के बीच में है। 333 मतलब 333 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है 138 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा ओएफएस है। प्रमोटर की पहले होल्डिंग होगी 89% के आसपास की, बाद में 64% के आसपास की हो जाएगी। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा तो नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का है, और ये साइज बहुत छोटा है, छोटा इशू साइज है, तो थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। मार्केट कैप भी छोटा बनेगा, मतलब 500 से 600 करोड़ रुपए के बीच में मार्केट कैप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। हाँ जरूर आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग के हिसाब से हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए, और अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है वही देखते हैं। तो अभी देखिए जीएमपी 0 बता रही है, तो जीएमपी में 0 पॉइंट मिल जाता है, बट हमें सारी चीज़ जीएमपी पे डिपेंड नहीं करना है। फिर बात होती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज फेयर वैल्यूएशंस है, तो 1 पॉइंट पूरा मिल जाता है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। तो एंकर लिस्ट देखिए छोटा इशू साइज है, तो ज़्यादा कोई बड़ा एंकर के नाम आएंगे नहीं, बट देखेंगे क्या नाम आते हैं। फिर बात आती है सब्सक्रिप्शन की। तो अगर जीएमपी अगर अच्छी होगी तो सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलेगा, बट जीएमपी कम है तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन वगैरह थोड़ा अट्रैक्शन कम देखने को मिले। बट मैंने आपको कहा जीएमपी के भरोसे नहीं रहना। बाकी जो इसके अदर फैक्टर्स हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, तो खराब कंपनी नहीं है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो सेक्टर इसका ठीक है, अच्छा है, मतलब कोई ज़्यादा है, एकदम कॉमन सेक्टर नहीं है। फार्मा का कंपनियां बहुत सारी है, पर ये जो न्यूट्रिशंस मिनरल की कंपनियां इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, जो लिस्टेड कंपनियां उनमें थोड़ा कम कंपटीशन है। वैल्यूएशंस बढ़िया बात है, बहुत रीजनेबल है, पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, डेट कंट्रोल के अंदर है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गए इसके कुछ पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए विशेष ऐसा मुझे कुछ नेगेटिव लगा नहीं कंपनी के अंदर। कंपनी के सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, जो चेकलिस्ट होती है वो ठीक नजर आ रही है। बाकी छोटी कंपनी है, छोटा मार्केट कैप है, तो हल्का रिस्क तो रहेगा ही, क्योंकि छोटी मार्केट कैप में क्या होता है कि चढ़ भी जाएगी तो जल्दी चढ़ जाएगी, गिरेगी तो जल्दी गिरेगी, ये रिस्क होता है। कि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी कम है, इसको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। उसके अलावा विशेष मुझे कुछ नेगेटिव लगा नहीं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? तो ओवरऑल कंक्लूजन मुझे ये लगा कि जो कंपनी वाइज देखें या आईपीओ वाइज देखें तो ये परफेक्ट है, कोई विशेष कमी नहीं है। भाई अपन देखें कि यार जीएमपी नहीं है तो वो कमी होगी, ये बात नहीं होनी चाहिए। जीएमपी नहीं है तो नहीं है, कंपनी अच्छी है, कंपनी में ऐसा कोई विशेष कमी नहीं है। कंपनी वैल्यूएशंस अच्छी लेकर आई है, बढ़िया बात है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ये भी बढ़िया बात है, ठीक है। कंपनी का सेक्टर अच्छा है, ये भी बढ़िया बात। तो कमी ऐसा कुछ नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों कमी निकाले। हाँ, हालांकि सेक्टर सीएमआर का थोड़ा सा बेहतर है, इससे सेक्टर के मामले में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सीएमआर से थोड़ा कम है, बट एक परफेक्ट कंपनी के हिसाब से सीएमआर से थोड़ी सी ज़्यादा ये बेहतर कंपनी नजर आती है हेक्सागन। देखिए बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर हुए हैं तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और हाई पॉइंट जो कमेंट के स्लाइड करेंगे तो हाइप होगा, तो आप हाई पॉइंट भी हमें दे सकते हैं, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हमारा वीडियो भी आगे चलेगा। तो सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं,
क्लियर हुए हैं तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी।